नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थिव अचीवर्स में। मैं प्रताप सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। पिछली दो क्लासेस में हमने जो है आपका संघ की कार्यपालिका के बारे में डिस्कस किया था। संघ की कार्यपालिका जो है, हाँ, कार्यपालिका में आपका आता है राष्ट्रपति, ठीक है, और संसद संसद में आपका राष्ट्रपति आता है, लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। आज की जो क्लास में है हम डिस्कस करने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। पिछली क्लास में जहां हमने लोकसभा के बारे में देखा था कि लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ है और वो उसमें मेंबर्स को कैसे चुना जाता है, उसकी क्या पावर होती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, इसके बारे में हमने देखा था। जबकि इस क्लास में हम देखने वाले हैं आपका संघ की विधायिका का जो पार्ट दूसरा होता है वो राज्यसभा होती है। और राज्यसभा जो कि एक परमानेंट हाउस होता है। कैसा हाउस होता है? परमानेंट हाउस होता है, ठीक है, ये स्थायी सदन होता है। ठीक है, और अगर हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, शॉर्ट ट्रिक में बताया था सरला। सरला में जहां सा से संसद होता था, जो कि 79 आर्टिकल 79, 80 और 81 को रिफ्लेक्ट करता था। सा से संसद होता था, ठीक है, रा से राज्यसभा होता था, और उसके बाद आपका लोकसभा। ठीक है, तो जो 80 आर्टिकल्स है वो किसके बारे में बात करता है? आपका राज्यसभा के बारे में। ठीक है, आगे आप देखते हैं और जानते हैं कि राज्यसभा में क्या क्या होता है। ठीक है, राज्यसभा को किन किन नामों से जाना जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो अगर राज्यसभा की बात करें तो इसे हाउस ऑफ द स्टेट बोलते हैं। एक्चुअली राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसका होता है? लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है, और वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जितनी भी आपकी स्टेट्स है उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा? राज्यसभा करेगा। ठीक है, राज सूची के जितने भी विषय होते हैं उनके बारे में जो मेजर राइट्स होते हैं, जो अधिकार होते हैं, वो किनके पास होते हैं? वो राज्यसभा के पास होते हैं। राज्यसभा को राज्यों के सदन के नाम से भी जाना जाता है, आपका उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये एक अपर हाउस भी होता है। ठीक है, इसको अपर हाउस के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एक स्थायी सदन होता है, पिछली स्लाइड में बताया, क्योंकि ये कभी भी आपका विघटित नहीं होता है। ठीक है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। आपका लोकसभा जहां आती है और 5 साल में वो खत्म हो जाती है, उसी तरह से आपका जो राज्यसभा होती है वो कभी भी विघटित नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? परमानेंट हाउस बोला जाता है। इससे ओल्ड हाउस भी बोला जाता है। जहां पर लोकसभा को हमने पिछली क्लास में देखा था यंग हाउस बोला जाता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है वहां पर हर बार क्या होता है, आपका न्यू मेंबर्स आते जाते हैं और थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। जबकि यहाँ पे क्या होता है, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जहां पे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव ही किसी दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को चुन के राज्यसभा में भेजते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ओल्ड हाउस बोला जाता है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए इसे ओल्ड हाउस के रूप में भी बुलाया जाता है। और इसके साथ साथ क्यों बुलाया जाता है? निरंतर चलने वाला सदन इसे बोलते हैं। ठीक है, ये लगातार कंटिन्यूअली चलता रहता है, इसीलिए इसे ओल्ड हाउस भी बोला जाता है। ठीक है, और राज्यसभा का पूर्व नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट था, जो कि आपका 23 अगस्त, कब? आपका 23 अगस्त, 23 अगस्त, ठीक है, 1954 में इसको क्या नाम मिला था? राज्यसभा नाम मिला था। जो हिंदी नाम है लोकसभा और राज्यसभा, ये 23 अगस्त 1954 में ही इसको मिले थे। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। इससे पहले ये हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ओके, ये किसमें दिया हुआ राज्यसभा टर्म? आर्टिकल 80 में दिया हुआ था। अब आपका सीटों की संख्या जो बोले, राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है, आपका टोटल जो सीटों की संख्या जो आवंटित है वो कितनी है? 250 है। 250 सीटें जो हैं आपका आवंटित की गई हैं राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 250 सीटें हैं। ठीक है, ये कलर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेते हैं, देखते हैं ये सही दिख रहा है आपको। नहीं, ये भी नहीं दिख रहा है। आई थिंक येलो कलर ही बेस्ट है। ये ठीक है, 250 सीटें जो हैं, जो होती हैं टोटल, और उसमें से क्या है आपका 250 सीटें टोटल होती हैं, जिसमें से 238
आपका राज्यों के द्वारा चुनी जाती हैं, और जो 12 जो होती हैं, इसमें क्या होता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये जो 12 मेंबर होते हैं, ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये मेंबर्स वो मेंबर होते हैं जिनके जिनके पास कला, विज्ञान, ठीक है, और किसी अन्य विशिष्ट क्षेत्र का जो है अनुभव प्राप्त होता है। इन 12 मेंबर्स को जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और जो 238 मेंबर होते हैं, इन्हें जो है अन्य राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा जो है आपका मनोनीत, मतलब आपका मनोनीत करते हुए इनको राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 245 है। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ जो है, अगर पूछेगी कि टोटल स्ट्रेंथ, अगर बोलेगा टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ राज्यसभा की कितनी है, तो वो 250 है। लेकिन जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 245 है, जिसमें राज्यों से कितने हैं, 233 हैं, और प्लस 12 किससे मनोनीत लोग हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, इसमें जो है विज्ञान, कला, साहित्य और सम्मान सेवा, इन क्षेत्रों से विशेष अनुभव रखने वाले लोग जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, यानी अगर आपका साइंस हो, आर्ट हो, लिटरेचर हो और सोशल सर्विस में इनका अगर किसी के पास जो है एक्सपीरियंस है, तो उन लोगों को जो है अपने व्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। अगर हम बात करें कुछ फैक्ट की, तो फैक्ट में ये होता है कि राज्यसभा में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये जो 12 मनोनीत लोग थे, उनमें से मैथिली शरण गुप्त, काका कालेकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और पृथ्वीराज कपूर और जाकिर हुसैन, इन सबको जो है आपका मनोनीत किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें योग्यताएं क्या क्या होती हैं, आपका जो क्वालिफिकेशन है मेंबर ऑफ द लोकसभा बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी। ऑब्वियसली मेंबर बनने के लिए कुछ, एक तो पहली बात ये होना चाहिए कि वो भारत का क्या हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है, नागरिक आपका लिखा भी है, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये चुनाव किसका हो रहा है, भारतीय का हो रहा है ना, तो भारत का नागरिक होना। और दूसरी बात, एज कितनी होनी चाहिए, इसके लिए एज की जो एलिजिबिलिटी है वो 30 ईयर या अबव होनी चाहिए, आपका 30 ईयर या अबव होनी चाहिए। यानी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, हाँ, कितनी होनी चाहिए, ठीक है, 30 वर्ष होनी चाहिए। और ये किसके थ्रू है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यानी जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत ये होना चाहिए। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन जो है, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है वो कैसे होता है, जहां पर हमने लोकसभा में देखा था फर्स्ट कम फर्स्ट पोस्ट, यानी ऐसा होता है लोकसभा में कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर चुनाव में खड़े हुए 4-5 लोग हैं, तो उनमें से जो सबसे अधिकतम वोट पा जाएगा, उन चारों में से 5 लोग खड़े हैं, तो उनमें से जो 5वां व्यक्ति होगा, अगर वो 4 लोगों से ज्यादा अधिक वोट पा जाता है, चाहे वो जितनी भी संख्या में हो, अगर उनसे एक वोट भी अधिक पा जाता है, तो वो क्या है, विनर घोषित हो जाता है। ये आपका डायरेक्ट इलेक्शन की बात हो रही है, प्रत्यक्ष मतदान की बात हो रही है, जो लोकसभा में होता है। लेकिन अगर हम अप्रत्यक्ष मतदान की बात बोलेंगे, तो इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी कहने का मतलब है अनुपातित प्रतिनिधित्व होता है, वो भी एकल संक्रमणी मतदान प्रक्रिया के द्वारा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहां पर जो वोटिंग होगी उसमें विजेता वही होगा जो कुल वोटिंग वोट्स का, जो कुल वोट्स होंगे उसका 50% प्लस 1 वोट पा चुका होगा, यानी आपका 50% से एक वोट ज्यादा उसको पाना अनिवार्य होगा। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में यह होता है कि जो मेंबर इससे कम पाता है उसके वोट जो है उससे ऊपर वाले जो मेंबर्स होते हैं उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसका मतलब होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणी मतदान प्रक्रिया। इसमें क्या होगा, जो हाईएस्ट वोट पाता जाएगा, और जब तक वो व्यक्ति जो नंबर 1 आने वाला है वो 50% प्लस एक वोट नहीं पाएगा, तब तक ये एकल संक्रमणी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसमें दोनों में अंतर यही होता है कि आपका जो लोकसभा इलेक्शन होता है उसमें जो हाईएस्ट वोट पाता है वो जीत जाता है, यानी एक रेस में आपका दौड़ लगाने वाले में से जो सबसे पहले बाउंड्री लाइन क्रॉस करेगा वही क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, जो 50% से एक वोट अधिक लाएगा, यानी जो साधारण बहुमत की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा, वही क्या विनर कहलाएगा। ठीक है, तो ये राज्यसभा में होता है।
ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो लोग होते हैं जो राज्यसभा में जाते हैं, उनको चुनने वाले व्यक्ति जो है विधानसभा के ही मेंबर्स होते हैं जो उनको चुनते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा का निर्वाचन क्या है, राज्य की विधानसभा से करते हैं। हाँ, या एक एकल संक्रमणी मत पद्धति के अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हाँ, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वो भी कैसा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग से कैसा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ये मतदान कैसा होता है, इसका जो मतदान होता है वो खुला मतदान होता है। खुला मतदान का मतलब क्या होता है, ओपन होता है। यहां पर जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो मतदान होता है, उस मतदान में क्या होता है, आपका क्लोज वोटिंग होती है। क्लोज वोटिंग का मतलब होता है कि आपने या अपना पर्चा, एक तो बैलेट सिस्टम के थ्रू होता है वहां पे, तो उसमें अपने पर्चा आपने बनाया और उसको डाल दिया, किसी को दिखाया नहीं। लेकिन जब राज्यसभा का वोट होता है, राज्यसभा का वोट होता है, तो इसमें क्या होता है, जो भी कैंडिडेट जो चुन रहा होता है आपका राज्यसभा के मेंबर्स को, तो वो कैंडिडेट जो है पहले पर्चे में दिखाता है कि वो किसको वोट दे रहा है, किस व्यक्ति को दे रहा है। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि विधानसभा में जब जैसे अभी एसपी था, समाजवादी पार्टी का इलेक्शन उत्तर प्रदेश सरकार की द्वारा जब 3 मेंबर्स को चुना जा रहा था, तो उसमें 11-11 के मतदान या 12-12 का था कि 12 मेंबर जो है, 12 लोग जो विधानसभा के हैं वो एक राज्यसभा के लोगों को चुनने का कुछ प्रक्रिया चल रही थी। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें समाजवादी पार्टी के 2-3 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया था। ये कैसे पता चला, ये ऐसे ही पता चला कि क्योंकि वहां पे क्या था, ओपन जो वोटिंग प्रक्रिया थी, एक तरह से जो सिस्टम था वो क्या था, ओपन वोटिंग। इसमें क्या होता है, जो मतदान करने वाला व्यक्ति है वो अपना मतदान किसको कर रहा है ये दिखाकर वो मतदान करता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, खुला मतदान प्रक्रिया या खुला मतदान होता है। किसमें होता है, राज्यसभा में होता है। ये थोड़ा सा अलग है, जबकि नॉर्मली क्या होता है कि अप्रत्यक्ष मतदान जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है, आपका क्लोज वोटिंग सिस्टम होता है, वो चाहे राष्ट्रपति का हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो। ठीक है, यहाँ पे खुला मतदान होता है राज्यसभा में। राज्यसभा में खुला मतदान होता है, अतः एमएलए अपना मत पार्टी को दिखाकर देना होता है। ठीक है, यह प्रथा कब से चालू हुई, 2003 से। इससे पहले क्या है, यहाँ पे भी क्लोज वोटिंग थी, लेकिन 2003 से क्या हो गया था, 2003 से यहाँ पे ये व्यवस्था पलट दी गई थी और यहाँ पे व्यवस्था जो है आपका क्या हो गई थी, ओपन वोटिंग सिस्टम हो गया, ओपन वोटिंग हो गई थी। ठीक है, वोटिंग सिस्टम हो गया था। ओके, अब बात करें तो राज्यसभा के मतदान में जीत के लिए निश्चित कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। कितना, 50% + 1। मैंने बताया ना कि जो एकल संक्रमणी मतदान प्रक्रिया होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की, तो उसमें क्या होता है, 50% से एक वोट अधिक पाना आपका अनिवार्य होता है, तभी आप क्या है, मेंबर चुन के राज्यसभा में जा सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल की बात करें तो ऑब्वियसली इसका कार्यकाल जो होता है हर एक व्यक्ति का क्या होता है, 6 ईयर होता है। कितना होता है, 6 ईयर। ठीक है, आपका इसका कार्यकाल कितना होगा, इसका कार्यकाल होगा 6 साल। ठीक है, 6 ईयर होगा, 6 ईयर इसका कार्यकाल होगा। ठीक है, और इस प्रक्रिया में क्या होगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। ठीक है, और जो है ये तो क्या होता है, ये अनिश्चित होती है। राज्यसभा क्या होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, अनिश्चित काल तक है। ठीक है, ये कभी विघटित नहीं होगी, कभी विघटित नहीं होगी। ठीक है, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होगी। उसका मेन मकसद यही है कि राज्यसभा जो है परमानेंट चलेगी, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। जो विघटन होता है वो सिर्फ लोकसभा का होता है, राज्यसभा कंटिन्यूली चलती है। यहाँ पे जो मेंबर आते हैं वो 6 साल तक के लिए चुने जाते हैं, जबकि इसका जो अध्यक्ष राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि सभापति के रूप में, और जो उपाध्यक्ष होता है उपसभापति के रूप में जो निर्वाचित होता है, वो सिर्फ 5 साल के लिए होता है। ठीक है, ये चीज आगे चल के हम देखेंगे। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है, और राज्यसभा प्रत्येक 2 वर्ष
प्रत्येक चुनाव जो जो चुनाव होते हैं वो 2-2 वर्ष में होते रहते हैं, 2-2 वर्ष में होते रहते हैं। इसका ये मतलब होता है कि जो 1/3 लोग हैं वो आपका निर्वाचित हो रहे होते हैं आपका 2 सालों में, यानी जो 1/3 लोग हैं वो निकल रहे होते हैं और नए 1/3 लोग जो है राज्यसभा में आ रहे होते हैं हर 2 वर्ष में। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आपका राज्यसभा की शुरुआत के कुछ लोगों का कार्यकाल क्या था, 1960 तक क्या था कि कुछ लोगों में कार्यकाल कैसा था, उसमें जो कार्यकाल था आपका 1960 तक वो ऐसा था कि 2 वर्ष और 4 वर्ष रहा। लेकिन 1960 के बाद क्या हो गया, राज्यसभा के जो मेंबर्स थे उनका कार्यकाल कितना हो गया, 6 वर्ष हो गया। यानी 1960 से पहले जो था 2 वर्ष था, हाँ 1952 में आने के बाद, हाँ उसके बाद फिर 1960 तक जो है इसके कार्यकाल में बदलाव हुआ और हर प्रत्येक व्यक्ति का कार्यकाल कितना कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। तो अगर 6 वर्ष कार्यकाल की बात कब लागू करने की बात आती है, तो ये आती है आपकी कब की, ये आती है आपकी 1960 में। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति एक साथ 2 सदनों का सदस्य हो, अगर कोई व्यक्ति एक साथ 2 सदनों का सदस्य होता है, हाँ तो उसमें राज्यसभा की सदस्यता क्या है, चली जाएगी। ठीक है, इनमें से अगर 2 सदनों का सदस्य होगा तो इसका मतलब है कि उसकी राज्यसभा की सदस्यता चली जाएगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी सदन का सदस्य है और दूसरे सदन का सदस्य भी बन जाता है तो पहले सदन की सदस्यता चली जाएगी। ऑब्वियसली अगर वो पहले सदन का सदस्य है तो दूसरे सदन के सदस्यता ग्रहण करने के लिए उसने कैंडिडेचर ही क्यों किया, अगर किया होगा इसका मतलब है कि वो पहले सदन की सदस्यता नहीं चाहता होगा, तो इस वजह से क्या है, पहले सदन की सदस्यता उसकी खत्म हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर दोनों सदनों का सदस्य बन जाता है तो उसकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इस केस में होता है कि वो पहले सदन का सदस्य है और दूसरे सदन का भी सदस्य वो बनता है तो उसकी जो पहले सदन की सदस्यता होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, यानी एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर वो लोकसभा का सदस्य है और राज्यसभा का सदस्य बनता है तो ऑब्वियसली लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। ठीक है, हाँ संसद के प्राधिकार क्या होते हैं, जो संसद के प्राधिकार होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो जो है इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है एक सभापति होता है। ठीक है, चेयरमैन जिसे बोलते हैं, चेयरमैन कौन होगा, यहाँ पे उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, जो कि 89A में आता है। अगर हम बात करूं राज्यसभा के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उसके लिए अनुच्छेद 89 है। ठीक है, 89 के पार्ट 3 में क्या आता है, वाइस चेयरमैन जिसे हम लोग उप सभापति बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होती है, सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ राज्यसभा, सेक्रेटरी ऑफ राज्यसभा। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ राज्यसभा भी होता है। ठीक है, राज्यसभा में सभापति, उपसभापति और सचिव होते हैं। यानी अगर राज्यसभा में 3 एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती हैं जिसमें से सबसे हाईएस्ट पे होता है आपका सभापति, उसके बाद उपसभापति और उसके बाद जो होता है आपका सचिव होता है, यानी सेक्रेटरी होते हैं। सेक्रेटरी एक आईएएस लेवल अधिकारी होता है। ठीक है, आईएएस लेवल का अधिकारी होता है। हाँ ठीक है, उप सभापति जो होता है एमंग द मेंबर होता है, एमंगस्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, एमंगस्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा होता है। उप सभा, राज्यसभा में ये 3 लोग होते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्या होता है, तो आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है आपका एक्स ऑफिशियो। ठीक है, चेयरमैन, और ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसके कौन होता है, आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का जो आपका उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होगा, पदेन सभापति होगा, किसका, आपका राज्यसभा का। ठीक है, पदेन मतलब अगर पद पे आया, किसके पद पे आया, राष्ट्रपति के पद पे आया। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे आया तो वो ऑटोमेटिक तरीके से आपका सभापति बन जाएगा, किसका, राज्यसभा का। ठीक है, ओके। और राज्यसभा का उप सभापति क्या होता है, राज्यसभा क्या उप सभापति का चुनाव करती है। उप सभापति का कार्य सभापति की अनुपस्थिति में उसके कार्य
उसका कार्य करती है, ठीक है। अगर आपका सभापति नहीं होगा तो उप सभापति क्या है, उसका कार्य करेगी, ठीक है। उप सभापति सभापति को त्याग पत्र देते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है क्या क्या आपके काम है उप सभापति के, उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसमें क्या है, राज्यसभा के मेंबर्स में ही उप सभापति का चुनाव होता है, ठीक है। और जो उप सभापति है उसका काम क्या है, उसका मेजर काम जो है आपका सभापति को असिस्ट करना है होता है। अगर सभापति नहीं है तो उसके प्लेस पे ये जो है आपका सिटिंग को लीड करता है। इसके साथ साथ अगर उप सभापति को अपना त्यागपत्र देना है तो वो किसे देगा, सभापति को देगा। उप सभापति जो है, जबकि अब सभापति अपना त्यागपत्र अगर देने की बात आती है तो वो आपका प्रेसिडेंट को देगा, क्योंकि जो सभापति हिमसेल्फ क्या है, हिमसेल्फ उपराष्ट्रपति भी है। तो इस वजह से वो जब देगा अपना त्यागपत्र तो वो किसे देगा, वो प्रेसिडेंट को देगा। लेकिन उप सभापति की बात करें तो वो सभापति को देता है आपका त्यागपत्र। हाँ, और अगर हम रिमूवल की बात करें उप सभापति को, तो वहां पे भी जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर होंगे उसमें अगर 50% 1+1 वोटिंग से कोई भी जो है उप सभापति को हटा सकता है, अगर 50% से एक वोट अधिक पा जाता है कोई भी, ठीक है। अगर हम राज्यसभा के प्रथम उप सभापति की बात करें तो ये एसवी कृष्ण रोड है, कृष्णा रोड है, जो पहले उप सभापति थे आपके राज्यसभा के, ठीक है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ साथ राज्यसभा के वर्तमान उप सभापति कौन है, तो आपका 2020 से हरिवंश नारायण सिंह है। एचएन सिंह जो है अभी एग्जिस्टिंग आपके उप सभापति या डेप्यूटी चेयरमैन है आपके राज्यसभा के, डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। डेप्यूटी चेयरमैन कौन है, ऑफ राज्यसभा, यही है, ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य, अगर राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष होता है, परंतु सभापति और उप सभापति का कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, यानी 5 ईयर ही आपका कार्यकाल होता है आपका सभापति और उप सभापति का, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके। इसके बाद क्या है, फंक्शन ऑफ द चेयरमैन, क्या काम होते हैं आपके, क्या काम होते हैं सभापति के जो होते हैं, तो भाई क्या काम होगा आपका, सिटिंग को ये क्या करेगा, हेड करेगा, जो भी कार्य होगा उसका संचालन कौन कराएगा, सभापति का कराएगा ना, क्योंकि उसका काम क्या होता है आपका हेड करना, प्रिसाइड करना। प्रिसाइड मतलब क्या होता है, आपका बैठक को लीड करता है सभापति, सभापति ही उपराष्ट्रपति होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा के सभापति और जो उप सभापति होते हैं इनका कार्य क्या होता है, राज्यसभा का कार्य संचालन होता है, ठीक है। जितना भी ऑफिस वर्किंग होती है उसको चलाना किसका काम होता है, इन्हीं का काम होता है। और जितना भी सदस्यों के लिए नियम भी बनाना कौन किसका काम होगा, सदस्यों के लिए नियम बनाने का काम भी आपका इन्हीं लोगों का होगा। और अगर कोई भी व्यक्ति अपना दल बदलता है तो उसके बारे में जो भी प्रोसीडिंग करने का अधिकार होता है वो सभापति का होता है, सभापति या उप सभापति जो भी लीड कर रहा होगा सीट को उस समय, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। अगर हम बात करते हैं प्रोसीडिंग्स हाउस की, तो 3 तरह की प्रोसीडिंग्स होती हैं आपका, अगर साल में 3 प्रोसीडिंग्स होती हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं संसद में एक वर्ष में 3 सत्रों में, क्योंकि यहाँ पर 3 सत्रों में बांटे जाते हैं। एक जो होता है पहला सत्र होता है वो बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र होता है और तीसरा शीतकालीन सत्र होता है, ठीक है। अगर साल की शुरुआत में होता है तो जनवरी में कोई सत्र नहीं होता, लेकिन फरवरी से एक सत्र शुरू होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बजट सत्र बोलते हैं, जो कि फरवरी से लेकर मई तक चलता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है मानसून सत्र होता है, वो मानसून के समय में शुरू होगा। तो जुलाई अगस्त सितंबर में कौन सा सत्र चलेगा, आपका मानसून सत्र चलेगा, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में फिर रिसेस होता है, फिर नवंबर और दिसंबर में एक और सत्र चलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शीतकालीन सत्र बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर देखेंगे तो जनवरी, जून और अक्टूबर में कोई भी सत्र नहीं रहता है, ठीक है। तो यानी 3 सत्र, जनवरी, जून और अक्टूबर में कोई सत्र नहीं रहेगा। और अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले साल का सत्र जो होगा वो फरवरी से मई तक चलने वाला बजट सत्र होगा। उसके बाद आपका जून में कोई सत्र नहीं होता, फिर उसके बाद जो होता है मानसून का मौसम आता है तो मानसून सत्र शुरू होता है। और जो मानसून सत्र शुरू होता है वो कब से शुरू होता है, जुलाई से लेकर आपका सितंबर तक होता है। फिर अक्टूबर में फिर रिसेस होता है और अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर में आपका शीतकालीन सत्र शुरू होता है,
ठीक है, इस तरह से 3 सत्र साल भर में आपका राज्यसभा के होते हैं या संसद के होते हैं, बेसिकली उसको संसद के सत्र ही बोले जाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा सत्र कौन होगा? आप देख ही पा रहे होंगे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने चलने वाला सत्र कौन सा है? बजट सत्र है। तो इसलिए सबसे बड़ा सत्र कौन सा होगा? बजट सत्र होगा। और नवंबर दिसंबर 2 ही महीने चलने वाला सत्र कौन सा है आपका? वो है शीतकालीन सत्र। तो सबसे छोटा सत्र कौन सा होगा? शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं तो अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत क्या होता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 85 के अंतर्गत सत्र बुलाने का कार्य जो है कौन करेगा? सत्र को कौन बुलाता है? सत्र को बुलाना और सत्र को खत्म करने का काम जो होता है एक व्यक्ति का होता है, जिसका नाम होता है राष्ट्रपति। ठीक है, वो राष्ट्रपति होते हैं जो सत्र को बुलाते हैं और सत्रावसान भी करते हैं। सत्रावसान का मतलब सत्र को खत्म करना। जो सत्र चल रहे होते हैं उनको खत्म करने का भी काम जो होता है इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ऑब्वियसली इन्हीं के नेम को लेके जो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, लीडर ऑफ द हाउस कहने का मतलब यहाँ पे सभापति और उपसभापति जो होते हैं उन्हीं के नेम को लेकर सत्रावसान करते हैं। ठीक है, सत्र को खत्म करते हैं, यानी मानसून सत्र या बजट सत्र या आपका उसके बाद शीतकालीन सत्र, इन सत्रों को खत्म करने का काम भी राष्ट्रपति के नेम से लिया होता है। यानी अगर सत्र को बुलाना हो तो वो राष्ट्रपति ही बुलाएगा और खत्म भी करना हो तो राष्ट्रपति करता हो। किस अनुच्छेद से करता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत करता है। ठीक है, संसद के 2 सत्रों के मध्य कितने का जो अधिक से अधिक समय, जो मैक्सिमम डिफरेंस होना चाहिए, कितने महीने का होना चाहिए? 6 महीने का। यानी जो है मैक्सिमम डिफरेंस जो होना चाहिए 2 सत्रों के बीच का, वो कितना होना चाहिए? 6 मंथ का होना चाहिए। इससे कम तो होना ही चाहिए। अगर इससे अधिक इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। यानी एक साल में 2 सत्र तो होने अनिवार्य हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है। ठीक है, 2 सत्र तो होने अनिवार्य हैं। यानी 2 सत्रों के मध्य, यानी अगर मान लो कि बजट सत्र हुआ उसके बाद जो अगला सत्र होना है वो नहीं होता है, तो आपका मैक्सिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए? 6 महीने का होना चाहिए। ठीक है, मई के बाद आपका अगला सत्र, अगर मैं 5वां महीना मान लो तो नवंबर, यानी शीतकालीन सत्र तो होना ही चाहिए अगर मानसून सत्र नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस कारण से आपका 2 सत्र तो होना साल भर में आवश्यक होते हैं। ठीक है, और सत्रावसान की शक्ति किसके पास है? आपका राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, यहां पर इस चीज को ध्यान देने वाली है कि आपका बुलाने का, सत्र को बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है और सत्रावसान की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। आगे चलते हैं। ठीक है, संसद के दिन, अगर संसद के दिन के बारे में बात करें तो दिन कैसे शुरुआत होते हैं? ठीक है, संसद के दिन जो की शुरुआत जो होती है वो 11 बजे से होती है और राज्यसभा के लिए शाम को 5 बजे खत्म हो जाती है और लोकसभा के लिए 6 बजे खत्म होती है। जो शुरुआत का समय होता है उसमें सबसे पहला काम क्या होता है? प्रश्नकाल का समय होता है। 11 से 12 बजे का समय जो होता है, 11 से 12 बजे का समय जो होगा वो किसका समय होगा? प्रश्नकाल का समय होगा। तो 11 से 12 बजे का समय प्रश्नकाल का होगा और उसके बाद 12 से 1 का समय शून्यकाल का होता है। ठीक है, शून्यकाल का समय कितना होगा? ध्यान देने वाला है 12 से 1 बजे तक का होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? लंच शुरू होता है। ठीक है, 1 से 2 बजे तक लंच होता है, फिर 2 से लेकर प्रोसीडिंग चलती है सीधे 5 बजे तक, कहां? राज्यसभा में। ठीक है, और 2 से लेकर 6 बजे तक प्रोसीडिंग चलती है किसमें? आपका लोकसभा में। यानी लोकसभा में 1 घंटे ज्यादा प्रोसीडिंग चलती है, शाम को 6 बजे तक। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रश्नकाल में क्या होता है? अब 11 से 12 बजे तक जो काम हो रहा है उसमें प्रश्नकाल में क्या हो रहा है? तो ये क्या होता है? संसद का पहला घंटा होता है। ठीक है, पहला घंटा या प्रथम घंटा जैसे बोलते हैं, पहला घंटा या प्रथम घंटा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल बोलते हैं, जो कि प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल जो होता है उसमें क्या होता है? प्रश्न पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे? ऑब्वियसली जो मंत्री हैं उनसे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को। ठीक है, तो अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस तरीके से पूछे जाते हैं ये देखा जाएगा। तो जो प्रश्न होते हैं वो कितने तरीके से होते हैं? 3 तरीके से होते हैं। कितने तरीके से होते हैं? 3 तरीके से होते हैं। कैसे होते हैं? एक तारांकित प्रश्न होते हैं, जिसे हम लोग स्टार बना के, नहीं होता स्टार बना के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसे स्टार क्वेश्चन बोलते हैं। एक जो है अतारांकित होते हैं, यानी अनस्टार, जिसे स्टार नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, और एक क्या होते हैं? एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत ही कम सूचना में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उन्हें शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस बोले जाते हैं। तो 3 तरह के देखना है तो इस स्लाइड में यह है कि आपका जो है प्रोसीडिंग की जो शुरुआत होती है वो सुबह से होती है, कितने बजे से? 11 बजे से होती है। 11 से 12 बजे तक का दोनों ही सदनों में जो
आपका काम होता है, उसमें क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। 12 से 1 बजे तक जो होता है शून्यकाल होता है दोनों सदनों में। इसके बाद 1 से 2 बजे तक क्या होता है, रिसेस होता है, या जिसे हम लोग बोलते हैं लंच। ठीक है, उसके बाद का समय जो होता है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक राज्यसभा चलती है, और 2 बजे से 6 बजे तक आपका लोकसभा चलती है। ठीक है, इसके बाद जो पहला घंटा होता है जिसे हम लोग प्रश्नकाल बोलते हैं, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न जो होते हैं वो 3 तरीके के पूछे जा सकते हैं, एक तारांकित, एक अतारांकित, एक अल्प सूचना प्रश्न। ठीक है, यानी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, आपका अनस्टार क्वेश्चन और स्टार क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तारांकित प्रश्न की। तो जो तारांकित प्रश्न होते हैं या स्टार क्वेश्चंस होते हैं, ये किस तरीके से होते हैं? जो स्टार क्वेश्चंस की जो प्रकृति होती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। ये जो है आपका जो अर्जेंट मैटर्स होते हैं, अर्जेंट नेचर के क्वेश्चन जितने भी होते हैं, हाँ, नेचर के क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस जो होंगे वो किसमें पूछे जाएंगे, इसी में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका जवाब क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्टार क्वेश्चंस होते हैं, तो इनका जवाब जो होता है वो कैसा होता है, मौखिक होता है। कैसा होता है, मौखिक। जवाब जो है मौखिक रूप से दिया जाता है। ठीक है, और जब आपका मौखिक रूप से दिया जाएगा तो इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का प्रोविजंस होगा, क्योंकि जब आपने एक आंसर दिया तो अगर उससे कोई लीडिंग क्वेश्चन बनना है तो वो लीडिंग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और इसका जवाब मंत्री के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, तो स्टार क्वेश्चंस में ये होता है कि ये स्टार इंपॉर्टेंट मैटर के होंगे, स्टार इसलिए बनाया गया है। ठीक है, तो यानी ऐसे क्वेश्चंस तारांकित क्वेश्चन कहलाएंगे। ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्योंकि इसमें डिबेट होने की आवश्यकता होती है। डिबेट का मतलब प्रश्न और काउंटर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के आंसर, इसमें जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, मौखिक होगा। ठीक है, वोकल तरीके से होगा। ठीक है, आपका वाइवा की तरीके से होगा, एक तरीके से ना। तो इसमें क्या होगा, काउंटर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसका मतलब है इन प्रश्नों का जवाब कैसा होगा, तारांकित प्रश्नों में मौखिक होता है और इसमें पूरक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तारांकित प्रश्न की प्रकृति का निर्धारण कौन करता है? ये प्रकृति का निर्धारण करने वाला वहां का सभापति या स्पीकर होगा। ठीक है, शक्ति सदन के अध्यक्ष में निहित होती है। ठीक है, किस प्रकृति का निर्धारण, किस प्रकृति के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक दिन में लोकसभा में कितने 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और राज्यसभा में 15, अधिकतम 15। ठीक है, यानी अगर एलएस में पूछे जाएंगे, अगर स्टार क्वेश्चन, तो कितने हो जाएंगे 20, और आरएस में पूछे जाएंगे तो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक सदस्य एक दिन में एक प्रश्न लोकसभा में पूछ सकता है और 3 प्रश्न क्या है, राज्यसभा में पूछ सकता है। यानी राज्यसभा में प्रश्न पूछने का जो अधिकार है, प्राधिकार है, वो अधिक है एज कम्पेयर टू लोकसभा में। उसका कारण भी यही है कि जो लोकसभा होता है वो ज्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन करती है और समय की उपलब्धता इतनी नहीं होती, इस वजह से इस तरह का प्रोविजन शायद बनाया गया हो। ठीक है, ये उनकी रूल एंड प्रोसीजर पे निर्भर भी करता है, लोकसभा और राज्यसभा की। तो एक सदस्य जो लोकसभा में है, अगर मैं तारांकित क्वेश्चन की बात करूं तो एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है, और राज्यसभा में एक व्यक्ति जो है 3 प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अतारांकित प्रश्न की बात करें तो अनस्टार क्वेश्चंस की बात करें तो जो प्रश्नों की प्रकृति कम महत्वपूर्ण होगी, यानी थोड़ा सा लेसर इंपॉर्टेंस होगा, प्रकृति का मतलब नेचर, और जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, लेसर इंपॉर्टेंस की होगी। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है अतारांकित प्रश्नों यानी अनस्टार क्वेश्चन में पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये लिखित में होते हैं। कैसे होते हैं, ये लिखित में होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये लिखित में होते हैं। लिखित, इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, लिखित तौर पे होगा। जवाब जो होगा वो कैसा होगा, हाँ, इसका लिखित तौर पे होगा। हाँ, लिखित तौर पर होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो पूछा जाएगा अतारांकित, लेकिन ये इसका जवाब क्या लिखित तौर पे होगा। और पूरक क्वेश्चन, पूरक प्रश्न होंगे इसमें, पूरक प्रश्न इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि लिखित तौर पे होगा तो फिर से क्वेश्चन पूछोगे तब जवाब आएगा, तो पूरक प्रश्न का कोई प्रोविजन नहीं बनाएगा, तो इसमें पूरक प्रश्न नहीं होते हैं। तो इसका मतलब जवाब जो है लिखित तौर पे होता है और इसमें जो पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अधिकतम प्रश्न जो है यहाँ पे कितने पूछे जा सकते हैं, 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में कितने 160 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अतारांकित प्रश्न जिसमें लिखित जवाब देने की आवश्यकता होती है, अगर वो जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये आपका जो है लोकसभा में 230 क्वेश्चन तक आप पूछ सकते हो और राज्यसभा में 160 क्वेश्चन तक आप पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। और एक व्यक्ति लोकसभा में, अगर अतारांकित प्रश्न की बात करें या अनस्टार क्वेश्चन की बात करें, तो एक व्यक्ति लोकसभा में एक दिन में, ठीक है, लोकसभा में एक दिन में 1 से 3 तक प्रश्न पूछ सकता है। 1 से 3 तक
आपका प्रश्न पूछ सकता है, 1 से 3 तक प्रश्न पूछ सकता है। कौन पूछ सकता है? ठीक है, लोकसभा में एक व्यक्ति, ठीक है। और राज्यसभा में क्या होता है? एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ये किसमें? राज्यसभा में पूछा जा सकता है। किसमें? राज्यसभा में पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं अल्प नोटिस क्वेश्चन, यानी जो इसके बाद जो तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस था वो कैसा था? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं ये क्या होते हैं? तत्कालिक होते हैं, तुरंत ही जवाब देने योग्य होते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं होता है कि ये मंत्री के पास जाएंगे, मंत्री से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, मंत्री तुरंत ही आंसर दे रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। इसको तात्कालिक विषय पे पूछे जाते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग मैटर चल रहा होता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रश्नों में 10 दिन, मंत्री को 10 दिनों की सूचना, सॉरी हाँ, इसमें क्या नोटिस आपका होती है कि इस मैटर पे इश्यू होगा, आपको इस तरह का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो, मौखिक तौर पर दिया जाता है, जवाब जो है मौखिक तौर पर दिया जाता है। और जब भी मौखिक तौर पर दिया जाएगा तो पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होंगे वो इसमें पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं। अब इसके बाद जो 11, ये तो हमने देख लिया कि जो प्रश्नों का बात थी जो कि आपका 11 से 12 बजे तक की थी। अब जब घड़ी में बजता है 12, तो 12 से 1 बजे तक का समय होता है, जो 12 आपका पीएम से लेकर 1 पीएम का समय होता है संसद के अंदर। राज्यसभा और लोकसभा में वो क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है, 0 आवर्स कहलाता है। जो ये प्रथा है, जो है ये प्रथा, जो शून्यकाल की प्रथा है, किसके द्वारा दी गई है? भारत के द्वारा दी गई है ये संसद। जबकि और प्रथाएं जो है हमने ब्रिटिश सिस्टम से ली हुई है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुरूप हमने लेके रखी हुई है। जो प्रोसीजर है हमारा संसद के अंदर चलने का जो प्रोसीजर है वो उन्हीं से लिया गया, जबकि ये क्या है? इंडियन डिवाइस है एक तरीके से, शून्य। फिर प्रश्नकाल के बाद क्या होता है? किसके बाद शुरू होता है? ये क्वेश्चन भी आता है, किसके बाद शून्यकाल स्टार्ट होता है? तो ये जो शून्यकाल स्टार्ट होता है ये प्रश्नकाल के बाद ही स्टार्ट होता है, जो कि 12 से 1 बजे तक का होता है, ठीक है। ये प्रथा जो है किसकी देन है? भारतीय संसद की देन है। कब से शुरू हुई थी? तो ये प्रथा जो शुरू हुई थी, कब से शुरू हुई थी? 1960 से शुरू हुई थी, ठीक है। 1960 से ये प्रथा शुरू हुई थी, जो अब तक चल रही है। इसमें क्या होता है आपका, 1960 से शुरू हुई थी, 1962 में इसको हमने क्या किया? प्रचलन में लाया और आज तक ये चल रही है। और इसमें क्या होता है? शून्यकाल में क्या है? एक दिन में जो है लोकसभा में 8 से 10 जानकारियां मांगी या पूछी जा सकती हैं। उसी तरह से राज्यसभा में क्या है? आपका 2 से 3 जानकारियां मांगी या पूछी जा सकती हैं। कहने का मतलब 100 आवर्स में भी आपका क्या है? क्वेश्चंस के तौर पे ही होंगे। इसमें जानकारी आप सॉर्ट करोगे। हाँ, जो मेंबर्स और अदर मेंबर्स होते हैं जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं अलग अलग आपका राज्यों का और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज का, तो उस बेसिस पे वो क्या है? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, जो मंत्री होते हैं, जो आपका किसी न किसी आपके पोर्टफोलियो को देख रहे होते हैं, उनसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। उन जो क्वेश्चन पूछते हैं या जो जानकारी मांगते हैं, उसमें लोकसभा का एक दिन में जो है 8 से 10 जानकारियां मेंबर दे सकता है, और वहीं राज्यसभा में 2 से 3 जानकारियां पूछी या मांगी जा सकती हैं। और सप्ताह में क्या है? 5 दिन जो है सोमवार से शुक्रवार तक शून्यकाल चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअली चलेगा, आपका सप्ताह में 5 दिन शून्यकाल चलता है। शून्यकाल कब से चलता है? 12 से 1 बजे तक चलता है। लोकसभा में 8 से 10 जानकारियां, और आपका राज्यसभा में 2 से 3 जानकारियां पूछी या मांगी जा सकती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है? 5 दिन तक सिर्फ और सिर्फ 5 डेज तक क्या चलेगा? सोमवार से शुक्रवार तक शून्यकाल चलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके। अगर अब हम देखें संसद की लॉ मेकिंग, जो पार्लियामेंट में जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है वो कैसा है, तो जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है उसमें क्या है? आपका संसद जो है, कोई भी बिल आएगा संसद में, कोई भी विधेयक क्या होगा? विधेयक या बिल, जिसे हम लोग बोलेंगे बिल, जो है प्रस्तुत किया जाएगा। वो प्रस्तुत करने के बाद जो है आपका विभिन्न चरणों से गुजरता है। कुछ चरण होते हैं, 3 चरण या 4 चरण होते हैं जो दोनों हाउसेस में होते हैं, ठीक है। आपका तीनों चरणों से, 3 चरण से इधर से गुजरेगा और 3 चरण से इधर भी गुजरेगा। दोनों सदनों से गुजरने के बाद ये किसके पास पहुंचता है? राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, ठीक है। और राष्ट्रपति के पहुंचने के बाद जब यहाँ पे इसको क्या मिल जाती है? परमिशन मिल जाती है। जब यहां से भी परमिशन मिल जाती है तो यही जो बिल होता है, ठीक है, या विधेयक होता है, यही क्या बन जाता है? एक्ट, ठीक है। यानी क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, ठीक है। जो अभी तक बिल होता है वो कानून बन जाता है। यानी प्रायर राष्ट्रपति की परमिशन से कोई भी जो आपका कोई भी विधेयक होगा वो एक तरह से बिल के फॉर्म में होगा, और उसे
कानूनी जामा नहीं मिला होता जब तक वो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त ना कर दे कोई भी बिल। ठीक है, जब राष्ट्रपति की जो है आपका प्रेसिडेंट मिल जाता है तो उसके बाद वो जो बिल होता है वो एक्ट में या कानून में परिवर्तित हो जाता है, यानी लॉ बन जाता है। ठीक है, इट बिकम अ एक्ट और अधिनियम। क्या बन जाता है? ये अधिनियम बन जाता है। ठीक है, अभी तक जो विधेयक था वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, बिल की बात करें तो बिल जो होते हैं, बिल यानी विधेयक जो होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक जिसे बोलते हैं, जो नॉर्मली किसी भी हाउस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसे बिल को आपका साधारण विधेयक बोलते हैं। दूसरा बिल जो होता है मनी बिल होता है। तीसरा बिल क्या होता है? फाइनेंस बिल होता है। और चौथा बिल क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, यानी संविधान संशोधन विधेयक जिसे बोलते हैं विधेयक। ठीक है, ये तीन तरीके के बिल होते हैं, जिसमें ऑर्डिनरी बिल होता है। आगे बात करते हैं तो साधारण विधेयक की बात करते हैं। तो जो बिल में होता है वो साधारण विधेयक जो होता है किसी भी हाउस में जो है, जो धन, वित्त और संविधान संशोधन से संबंधित नहीं होते, वो सारे के सारे विधेयक कैसे होंगे? साधारण विधेयक होंगे। अगर मनी की बात नहीं हो रही है, अगर फाइनेंशियल मैटर की बात नहीं हो रही है और संविधान में किसी भी भाग के संशोधन की बात नहीं हो रही है, तो उसके अलावा जितने भी बिल होंगे वो सारे के सारे ऑर्डिनरी बिल होंगे, साधारण विधेयक होंगे। और वो साधारण विधेयक जो होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसे हम लोग कैब बोलते हैं। ठीक है, जिसके बारे में अगर आपने सुना होगा कि उसके लिए नागरिक जो है संशोधन विधेयक आया था, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, जिसमें बहुत बड़ा विरोध हुआ था। दिल्ली में बहुत बड़े दंगे भी उसी की वजह से हो गए थे। उसका मेन कारण यही था। ठीक है, तो ये कैसा बिल था? एक तरह का ऑर्डिनरी बिल था जो को दोनों सदनों से होके गया था। ऐसा नहीं कि सरकार ने यूनिलैटरली, जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है उसने पास कर दिया था, ऐसा नहीं, दोनों सदनों से होके गया था। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिल के दायरे में रखा जाता है। ठीक है, उसी तरह से कृषि विधेयक था। ये दोनों बिल वापस होने की बात हुई थी, ये बिल तो वापस नहीं हुआ, लेकिन ये बिल बाद में वापस भी हो गया था। जो आपका जो कृषि बिल था, कृषि विधेयक था, ये भी एक तरह का ऑर्डिनरी बिल था। ठीक है, आगे बात करते हैं। साधारण विधेयक में ये होता है, साधारण विधेयक के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये साधारण विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। जो साधारण विधेयक होंगे वो कैसे होंगे? 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, एक क्या होगा? एक होगा सरकारी विधेयक, जो कि सरकार का मंत्री पेश करेगा। एक गैर सरकारी विधेयक होता है। गैर सरकारी विधेयक का मतलब जो मंत्री नहीं देता। कौन देगा? मंत्री नहीं पेश करता। मंत्री नहीं पेश करता, कौन पेश करेगा? प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर का मतलब वो मेंबर जो मेंबर तो है हाउस का, हाँ, लेकिन वो किसी पद पे आसीन नहीं है, मंत्री पद पे आसीन नहीं है। ठीक है, प्राइवेट मेंबर इसको क्या करता है? आपका जारी करता है। ठीक है, ये मंत्री पद, इसको मंत्री नहीं पेश करता, इसको कोई भी सांसद पेश कर सकता है। ऑब्वियसली जो प्राइवेट मेंबर होते हैं, नहीं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होंगे ही होंगे, तो वो प्रस्तुत करते हैं। अगर हम साधारण विधेयक की बात करते हैं तो साधारण विधेयक जो है किसी भी सदन मतलब एनी हाउस, किसी भी सदन में मतलब वो एनी हाउस में, एनी हाउस, ठीक है, या ईदर ऑफ द हाउस, ठीक है, किसी भी सदन में वो प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी से शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, किसी भी विधेयक को प्रत्येक सदन के 3 चरणों से गुजरना होता है। कितने चरणों से? 3 चरणों से। मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि वो 3 चरणों से जाएगा दोनों सदनों में, तब जाके वो कहीं विधेयक जो होता है वो फिर राष्ट्रपति की अनुमति के बाद क्या बनता है? कानून बनता है। ठीक है, अगर हम चरणों की बात करें तो किसी विधेयक में प्रथम चरण क्या होता है? फर्स्ट स्टेज होती है जो है, तो इसमें क्या संबंधित क्या होगा? शुरुआत में क्या होगा? शुरुआत में होगा कि जो संबंधित विभाग होगा उसका मंत्री आएगा। मंत्री मोस्टली क्या होता है? सरकारी विधेयक ही प्रस्तुत किए जाते हैं। आपका ऑर्डिनरी बिल, अगर मैं बात करूं तो ऑर्डिनरी बिल में रियली जो होते हैं आपका गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत होते हैं। मोस्टली जो होते हैं आपका सरकारी विधेयक ही प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है? जो प्रथम चरण होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है? जो संबंधित विभाग का मंत्री होगा वो क्या करेगा? विधेयक को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? वो जैसे आएगा तो उसको वाचन करेगा कि ये विधेयक है क्या, इसके किस बारे में, किस तरीके का है। ठीक है, तो ये वाचन करने का काम किसका होता है? वो मंत्री का होता है। तो प्रथम चरण में क्या होता है? जो है विधेयक पर वाचन होता है, बोला जाता है कि क्या है विधेयक। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसकी जो प्रतिलिपियां होती हैं वो किसको? वाचन होने के बाद जो प्रतिलिपियां होती हैं वो सदस्यों को बांटी जाती है। ठीक है, और ये प्रतिलिपियां कहाँ पे होती हैं? ये प्रतिलिपियां जो है भारत के गजट में प्रकाशित होती हैं। जो गजट होता है भारत का गजट,
ठीक है, उसमें ये विधेयक आपका प्रकाशित होता है, आपने गजट के फॉर्म में देखा भी होगा। ठीक है, हाँ, तो गजट में जो है प्रकाशित होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसका दूसरा चरण होता है जब ये गजट में प्रकाशित हो जाती है, यानी क्या मंत्री आता है, मंत्री इसके बारे में वाचन करता है और उसकी एक-एक कॉपियां जो है सारे मेंबर्स को दे देता है कि ये बिल है, इसके बारे में आप भी एक बार ध्यान दे दीजिए। अब क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो घर जाने के बाद क्या करेंगे, इस बिल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, बिल को पढ़ने के बाद उनको लगेगा कि किस-किस चीजों के बारे में जो बिल के अंदर दी गई है उसमें चर्चा की जा सके। तो द्वितीय वाचन में क्या होगा, द्वितीय वाचन में क्या होता है, बिल पे चर्चा होती है कि ये विधेयक है क्या। ठीक है, उस पे चर्चा होगी और उस पे क्या होगा, बहस होगी। ठीक है, चर्चा होगी और बहस होगी। बहस में क्या लगाना है, क्या ऐड करना है, क्या निकालना है, ये सारी चीजों पे चर्चा होती है। उसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस यानी जो भविष्य के जो भी आपके रिजल्ट होते हैं, जो भी उसका परिणाम होता है, उसके बारे में भी चर्चा होती है। विधेयक की जांच करने के लिए जो है आपका प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। हाँ, और विधेयक पे संशोधन करना, अगर कोई विधेयक में अगर आपको बदलाव भी करना होता है तो उसपे जो संशोधन होता है वो द्वितीय चरण में हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तृतीय चरण में क्या होता है, उसके बाद ये तीसरे चरण में जाता है। तीसरे चरण में क्या होता है, जो भी भाषा होगी, जैसे कुछ शब्दों की गलती हो, कुछ लैंग्वेज की गलती हो, ठीक है, कुछ प्रोविजंस को बदलना हो, इन सारी चीजों को जो है फिर हटाया जाता है या जोड़ा जाता है। इस तरह की प्रक्रिया जो है आपका भाषाओं में जो भी बदलाव हो उसको किया जाता है। ये सारा तृतीय चरण में होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जब ये सब बदलाव हो चुके होते हैं, जो बदलाव यहाँ पे सजेस्ट द्वितीय चरण में जो सजेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, फिर जब ये सब चेंज हो जाते हैं तृतीय चरण में, भाषा में संशोधन किया जा चुका होता है, फिर इस पे क्या होती है, जो विधेयक होता है उस पर वोटिंग होती है और वोटिंग होने के बाद ये विधेयक दोनों सदनों से मतलब उस सदन से पारित होता है और होता है। ठीक है, अगर मेजोरिटी मिल जाती है तो पारित हो जाता है, अगर नहीं मिलती है तो पारित नहीं होता है। ठीक है, अगर वो पारित हो जाता है तो वो क्या करता है, दूसरे सदन में जाता है और जब दूसरे सदन में जाएगा तो वही सेम प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यदि विधेयक प्रथम सदन से पारित होता है तो द्वितीय सदन में जाता है और अगर द्वितीय सदन में जाता है तो उसका भी प्रथम चरण होगा जिसमें विधेयक को पेश होना होता है। ठीक है, दूसरे चरण में क्या होता है, विधेयक पे बहस या चर्चा बहस होती है, फिर चर्चा होती है। हाँ, चर्चा होने के बाद उसमें अगर संशोधन समिति का गठन होता है और अगर संशोधन करने की आवश्यकता होती है तो संशोधन भी होता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है तीसरा चरण होता है। तीसरे चरण में क्या होता है, विधेयक पे वोटिंग होती है, विधेयक पारित होता है। ठीक है, विधेयक पारित होने के बाद दोनों सदनों से जब पारित हो जाता है तो ये राष्ट्रपति की सहमति के लिए आगे जाता है। दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद अनुच्छेद किसके द्वारा, आपका 111 के तहत, जो अनुच्छेद 111 है, अगर कोई भी विधेयक जो है दोनों सदनों से पारित होता है तो 111 के तहत वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाता है। ठीक है, वो तहत राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति यदि साइन करते हैं तो विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। एक कानून बन जाता है, वो विधेयक जो होता है अब क्या बन जाता है, अभी तक बिल था अब एक्ट बन जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई खामियां है या कुछ बदलाव पॉसिबल है तो अपना सजेशन देते हुए उस विधेयक को वापस कर सकता है। ठीक है, यदि विधेयक, ठीक है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है, लौटा सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो और वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति के पास यह विवेक होता है कि या तो वो वापस कर देता है, ठीक है, पुनर्विचार के लिए, या तो फिर वो वीटो पावर, जो उसके पास जो वीटो होती है, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, हाँ, ठीक है, क्वालिफाइड वीटो, जितनी प्रकार की वीटो होती हैं, ये उसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, और उसका प्रयोग करते हुए बिल के साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये उसके स्वविवेक पर निर्भर है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है, हाँ, देते हैं, तो सरकार ने उसे दोबारा भेजती है और अब अगर दोबारा भेजती है तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने के लिए वो बाध्य होता है। क्या होता है, वो बाध्य है। ये किसके थ्रू हुआ था, ये आपका 44वें संविधान संशोधन के थ्रू हुआ था। ठीक है, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये चीज प्रोविजन डाला गया था कि अगर पुनर्विचार के बाद वापस प्रस्तुत किया जाएगा तो आपका 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति उस पे सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होगा, यानी उस पर सहमति देने के लिए बाध्य होगा। क्योंकि पहले जब राष्ट्रपति के पास वो बिल गया होगा तो पहली बार जब वो बिल गया होगा तो उसमें राष्ट्रपति ने कुछ ना कुछ सजेशन दिया होगा कि आप जाइए, इस पे ये चीजें बदलाव कर सकते हैं तो पॉसिबली बदलाव कीजिए। जब वो
पुनर्विचार होता है, और अगर लोगों को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनको लगता है कि इसमें चेंजेस करने चाहिए तो वो कर देते हैं, अगर नहीं लगता उनको करने चाहिए तो वो फिर वापस दोबारा भेजते हैं बिल। और इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका वो बिल अब पास किया जाना जरूरी हो जाता है। एक्चुअली ये चीज 44 संविधान संशोधन में इसमें जोड़ दी गई थी, जो कि 1978 में आया था। ठीक है, यदि विधेयक को एक सदन में पारित कर दे और दूसरा सदन असहमति जता दे, अगर ऐसा होता है कि एक सदन में विधेयक पारित हो गया, यानी प्रथम वचन, द्वितीय और तृतीय वचन हो चुका है और पारित हो गया, और द्वितीय सदन में गया, वहां पे ये प्रक्रिया नहीं फॉलो हुई और उसने क्या किया, डेडलॉक डाल दिया, कहने का मतलब उसने पारित नहीं किया, तो इस केस में क्या होगा, संवैधानिक गतिरोध होता है। कैसा गतिरोध होता है, संवैधानिक गतिरोध होता है। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आपका हिंड्रेंस जनरेट होता है, तो जो संवैधानिक गतिरोध होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति क्या बोलता है, संयुक्त बैठक, यानी ज्वाइंट सिटिंग, जो ज्वाइंट सिटिंग होगी, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग होगी, ठीक है, इसका प्रोविजन जो है, प्रावधान है, वो आर्टिकल 108 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अगर एक सदन से पारित हुआ, दूसरे सदन में वो पारित नहीं हो पा रहा है, और कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई भी ऐसा विधेयक है, तो उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति का विवेक है कि उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग आपका बुला है। ऑब्वियसली ये रिकमेंडेशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है कि आप ज्वाइंट सिटिंग बुलाइए। अब जो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है वो किसके थ्रू बुलाई जाती है, 108, ठीक है, आर्टिकल 108 के तहत जो है ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। इसमें क्या होता है, दोनों सदनों के मध्य अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक होता है, यानी जो आपका संवैधानिक गतिरोध होता है, अगर ये पैदा होता है, तभी ये ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। किसके थ्रू, अनुच्छेद 108 के थ्रू। याद करने वाला ये है अनुच्छेद 108 ज्वाइंट सिटिंग के लिए। इसमें क्या होता है, अगर एक सदन विधेयक, वही एक सदन विधेयक पारित करे और दूसरा असहमति जता दे, तब ज्वाइंट सिटिंग होगी। दोनों सदनों के मध्य असहमति होती है, तभी ज्वाइंट सिटिंग की जाएगी। और दूसरा सदन 6 महीने से अधिक तक विधेयक को रोक दे। अगर एक विधेयक एक ने पारित कर दिया, दूसरा जो विधेयक दूसरा सदन है उसमें विधेयक गया और उसने 6 महीने तक उसको ऐसे ही रखा रहा, तो वो भी क्या हो गया, एक तरीके से असहमति देना ही हो गया। तो इस केस में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। ठीक है, तीनों सदनों में कोई भी एक परिस्थिति आती है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक परिस्थिति आएगी तो उसमें ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाते हैं, और जो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रोसीजर होगा वो किसके थ्रू होगा, आपका 118 के थ्रू। इसमें संयुक्त बैठक हमेशा लोकसभा में आयोजित होती है। कहां होगी, लोकसभा में। कहां पे, देखो ये बात एक ध्यान देने योग्य है कि जो बैठक होगी वो हमेशा कहां होगी, लोकसभा में आयोजित होगी, लोकसभा में ही आयोजित होती है। ठीक है, लोकसभा के नियमों के अनुसार होगी, और जो नियम होंगे, जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स होंगे, जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स होंगे, रूल एंड प्रोसीजर होंगे, वो सारे के सारे जो है, हाँ, प्रोसीजर होंगे, वो किसके होंगे, लोकसभा के होंगे, लोकसभा के ही फॉलो होंगे। ठीक है, लोकसभा के ही फॉलो होंगे। ओके, लोकसभा में होगी ज्वाइंट सिटिंग और लोकसभा के फॉलो होंगे। और जो चेयरमैन होगा, बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक है, बुलाने का काम राष्ट्रपति का, लेकिन बैठक जो है अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का। अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, यानी जो आपका लीड करेगा वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है तो वो लीड करता है ज्वाइंट सिटिंग को, जबकि बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का काम राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता करने का काम किसका है, आपका लोकसभा के स्पीकर को। और कहां होती है ज्वाइंट सिटिंग, लोकसभा में होती है, उसी के रूल एंड प्रोसीजर के थ्रू होती है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है संयुक्त बैठक करता है। ऑब्वियसली अगर अध्यक्ष नहीं होगा तो उसका उपाध्यक्ष जो होगा लोकसभा का वो करेगा। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो है राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ध्यान देने वाली बात है कि अगर उपाध्यक्ष में नहीं हुआ लोकसभा का, तो उस केस में उपसभापति होगा। अब ऑब्वियसली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने की वजह से जो है आपका जो सभापति होगा राज्यसभा का, वो अध्यक्षता नहीं करता है। अध्यक्षता कौन करेगा, आपका वो करेगा उपसभापति, जो कि मेंबर ऑफ अमंग द मेंबर से ही चुना जाता है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है, वो कभी भी आपका राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। जबकि उपसभापति जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उन्हीं में से चूज किया जाता है, इस वजह से उसको इनके एब्सेंस में कैरी आउट किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो है राज्यसभा के उपसभापति की अनुपस्थिति में लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा, यानी इसका मतलब ये जो वरिष्ठ सदस्य होगा अब वो करेगा।
ठीक है, यानी एक क्रोनोलॉजी है। अगर स्पीकर नहीं है, ठीक है, तो स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा। हाँ, और डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो फिर क्या होगा, वाइस चेयरमैन करेगा। हाँ, चेयरमैन करेगा आरएस का, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का। वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, जो भी सीनियर मोस्ट होगा, ठीक है। लोकसभा का जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा ना, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, वो करेगा। ठीक है, यानी कोई मेंबर्स तो आपको मिल ही जाएगा जो इसका सिटिंग को जो है अध्यक्षता करे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो संयुक्त बैठक जो है अभी तक कब कब हुई है, तो ये 3 ओकेजन्स पे हुई हैं। 3 ओकेजन्स में क्या है, एक तो आपका डॉरी एक्ट था, ठीक है, डॉरी एक्ट 1960-61 का जो था, उसमें जो है ये आया था, पहला ज्वाइंट सिटिंग हुई थी। दूसरी क्या हुई थी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो था आपका, बैंकिंग सेवा अधिनियम जो है 1977 और 78 में जो आया था, उसमें ये ज्वाइंट सिटिंग की गई थी। और अभी जो पोटा आया था 2002 में, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा, उसमें ज्वाइंट सिटिंग की गई थी। तो ये 3 ओकेजन पे सिटिंग की गई थी, 1960 और 61 के बीच में आपका डॉरी एक्ट के लिए, 77-78 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के लिए, और पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में इसके लिए ज्वाइंट सिटिंग की गई थी। सामान्यतः सरकार संयुक्त बैठक तब बुलाती है जब लोकसभा में बहुमत हो और राज्यसभा की स्थिति कमजोर हो। ऑब्वियसली सरकार का अपना प्रोग्रेटिव प्रूव करना चाहती है और उसके बेसिस भी ये बुलाती है। जब सरकार राज्यसभा में थोड़ी कमजोर होती है और लोकसभा में मजबूत होती है, तो ऑब्वियसली वो अपनी मजबूती को और अच्छी तरह से प्रस्तुत करने के लिए, ऑब्वियसली राज्यसभा में अगर अपोजिशन के मेंबर ज्यादा होंगे तो वो बिल को पास होने नहीं देंगे, तो इसलिए क्या होता है, डेडलॉक ऑटोमेटिक तरीके से जनरेट होगा। तो अब क्या है, क्योंकि ये कानून को पास कराने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, आपको मेजोरिटी पार्टी को होगी, तो वो क्या करेगा, राष्ट्रपति से अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू जो एक रिकमेंडेशन भिजवाएगा कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाए। ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, वोटिंग होती है, उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वही जीतते हैं और जो मेजोरिटी पार्टी होती है वही जीतती है और बिल पास हो जाता है। ठीक है, संयुक्त बैठक को पारित करने के लिए उपस्थित और मतदान का कुल कितना होना चाहिए, 50% + 1 होना चाहिए, यानी जो टोटल मेंबर्स होंगे, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के जो होंगे, उसका 50% + 1 वोट होना चाहिए, तभी वो बिल पास हो पाएगा। ठीक है, तो बिल पास होने के लिए ये प्रोसीजर होना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने जो देखा, हाँ, आज की क्लास में हमने जो देखा वो देखा राज्यसभा के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हमने देखा राज्यसभा के बारे में। ठीक है, बिल के टाइप देखें, बिल्स के टाइप, ठीक है, टाइप देखें। उसमें से अभी जो हमने देखा वो सिर्फ ऑर्डिनरी बिल देखा है, आगे भी और भी बिल देखेंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल के बारे में देखा हमने। ठीक है, आगे बिल और आगे आने वाली क्लास में जो है और भी बिल्स के बारे में हम देखते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा जो प्रोसीडिंग्स है हाउस की वो कैसे चल रही थी, इसके बारे में देखा। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में देखा। और इसी के साथ जो है आपका 0 आवर्स के बारे में देखा। तो आज की क्लास में मुझे लगता है कि आपको राज्यसभा के बारे में और जानकारियों के बारे में पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसी के साथ जो है ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास जो है आपका जो मिसलेनियस टॉपिक होंगे राज्यसभा पार्लियामेंट के, संसद के, उसको लेके आते हैं। ठीक है, नमस्कार।